मेरे पापा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के गांव से बिलोंग करते हैं और मम्मी पंजाब के स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है। तो दोनों की थिंकिंग में काफ़ी अलग अलग तरीके का नज़रिया रहा है। पापा एकदम गांव वाले नज़रिए के हैं, मम्मी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकिंग की हैं। वो कोएड में पढ़ी हुई हैं, पापा नहीं पढ़े हुए, पापा सिर्फ ऑल बॉयज़ में पढ़े हैं। तो इस तरीके का बैकग्राउंड रहा है मेरा। और फिर मैं अपने मम्मी पापा की पहली बच्ची हूँ। मम्मी पापा शादी हुई, दिल्ली आ गए, दिल्ली में रहने लगे, तो मैं आई उनकी लाइफ में। तो मैं शुरू से काफ़ी एम्बिशियस रही थी, पढ़ने में तेज़ और बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में। ये सारे मेरे काफ़ी बड़े बड़े एस्पिरेशंस थे। और उसके बाद फिर छोटी बहन आई, तो फिर उनको ये हुआ कि यार हमको तो लड़का चाहिए था, दूसरा तो लड़का होना चाहिए था। मेरे पैदा होने पे तो खुश हुए थे, लेकिन उसके पैदा होने पे खुशी नहीं हुई थी। फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बहन आई, तो सब रोना धोना हुआ। इनफैक्ट जब तीसरी बहन पैदा होने वाली थी तो शायद उन्होंने चेकअप वेकअप कराया था, तो मम्मी को पता भी लग गया था कि हाँ बेटी है। तो प्रेशर भी था कि अबॉर्शन करा दो, बेटी है, तीसरी बेटी है, कैसे खर्चा उठाओगे। और मेन जो चीज़ होता है ना इसके पीछे यही होता है कि शादी का बर्डन। बेटी पैदा करने के पीछे जो मेन रीज़न होता है कि लोग नहीं पैदा करना चाहते हैं कि हाँ दहेज का पैसा देना पड़ेगा और एजुकेशन पे जो देना पड़ेगा वो अलग है। तो जब तीसरी हुई, ठीक है, रोना धोना हुआ, बट ओके चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब पापा की लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जॉब थी अपनी लिमिटेड, अपना सारा था। तो फिर उसके बाद उनको देखना था कि क्या किया जाए। तो मेरे को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। पहले अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था पापा ने, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया कि चलो तीनों का खर्चा उठाना है। फिर उसके बाद पापा ने कहा नहीं, बेटा तो चाहिए, सोसाइटी प्रेशर है, बेटा ज़रूरी है। और ये मेरे पापा की खुद की लाइन्स हैं कि बेटा एसेट होता है, बेटी लायबिलिटी होती है, क्योंकि बेटी को सारी ज़िंदगी सिर्फ देना पड़ता है, बेटा तो खुद कमा के देता है। ये उनकी नज़रिया है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब पापा खुद कहते हैं कि काश बेटी ना होती या फिर बेटा होता ना तो फिर मुझे ये झेलना ना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जब हम बाहर जाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हम शाम को थोड़ा लेट वेट हो जाते थे, तो पापा ताने मारते थे कि बेटा होता ना तो ये चिंता ही ना करनी पड़ती बाहर जाने की। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत बहुत दुख होता था। और फिर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला, पढ़ाई सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो बहुत 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 मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। उसके बाद चौथा बेटा हुआ, भाई आया लाइफ में, तो ठीक है, खुश थे सब। तो उसकी परवरिश और हमारी परवरिश में भी काफ़ी फ़र्क था। तो वो भी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपने भाई के लिए खुश नहीं थी, लेकिन खुद को बहुत फील होता था कि ऐसा क्यों। मेरे अंदर वो क्वेश्चनिंग आती थी कि वाई दिस हैपन्स टू विद गर्ल्स। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे सरकारी स्कूल में 10th तक करके अच्छे मार्क्स ला के मैंने पापा को बहुत प्रेशराइज़ किया कि मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में डालो, क्योंकि मुझे साइंस लेनी है। जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पे साइंस थी ही नहीं। तो ठीक है, पापा ने बड़ी ज़बरदस्ती मेरे को साइंस दिलाई, खर्चा उठाया, और फिर वही बार बार प्रेशर की नहीं लड़कियाँ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनती, लड़कियाँ सिर्फ BA BEd करके छोटे मोटे स्कूल में टीचर्स लग जाती हैं, क्योंकि एट द एंड उनको बर्तन भांडे झाड़ू पोछा ही करना होता है। तो क्या करोगी इतना पढ़कर। बट मैं ऐसी नहीं थी, मैं टॉप 5 टॉप 3 रैंकर्स में रहती थी। तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों ना पढूं, क्यों ना सेक्रीफाइस करूँ। तो इन सब चीज़ों ने मेरे अंदर का एक थॉट प्रोसेस, एक क्वेश्चनिंग, एक फ्रस्ट्रेशन काफ़ी निकल कर आया इन चीज़ों की वजह से। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब हुआ जब 12th के बाद अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं दिलाया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बोला गया आप नहीं जा सकते, क्योंकि फरीदाबाद और दिल्ली में बहुत दूरी है। तो पापा का ये मानना था कि सिक्योरिटी का टेंशन है, तू लड़की है और क्या करेगी, इतना शाम को जाएगी, क्या करेगी इतना पढ़ के, ऐसी किसी लोकल कॉलेज में पढ़ लेना, ये वो करके। तो वो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे एक पक्का फेमिनिस्ट बना दिया कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, नहीं अब नहीं चलेगा। तो वहाँ से मेरे मन में इतनी फ्रस्ट्रेशन आई, और मैं वो पल ऐसा था कि मैं पापा को नफरत करने लगी थी अपने। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने समझा कि इट्स नॉट अबाउट हेटिंग सम पर्सन। ये जो स्ट्रक्चर है फेमिनिज्म को, धीरे धीरे फिर मैंने और जानना शुरू किया। जब मेरे साथ ऐसा चीज़ें ये ऐसे होता चला गया, फिर मैंने समझा कि इंसानों को हेट नहीं करना, आपको उस सिस्टम को हेट करना है जो लड़कियों को इस कदर सब्जुगेट कर रहा है, इस कदर निचला स्तर दे रहा है। फिर उसके बाद ठीक है, मैंने खुद पढ़ाई की, कोशिशें की। फिर उसके बाद छोटी 20-21 साल की उम्र में शादी तो करनी है, क्या करेगी कमा के, फलाना ढिकाना, ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद टीवी में कोई रेप केस वगैरह हो रहा है तो कहते हैं कि बेटी पैदा करना ही बेकार है, आजकल की तो लड़कियां ही ऐसी है, पता नहीं क्यों इतना बाहर निकलती हैं, पता नहीं क्यों रात में घूमती हैं, तो फलाना ढिकाना, ये सब सुनने को मिलता था, आसपास से सुनने को मिलता था। तो इस तरीके से मैं फेमिनिस्ट बनती गई। भाई का गुस्सा तो गुस्सा है, जायज़ है, लेकिन हमारा गुस्सा नहीं है। हम 18 साल की उम्र से पढ़ाई भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, लेकिन बेटे के पास सिर्फ एक ही काम है कि उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके ऊपर घर के काम का बर्डन नहीं है, उसके ऊपर कमाने का बर्डन नहीं है, क्योंकि पापा कहते हैं उसकी इंजीनियरिंग मैं कराऊंगा,
उसकी कमाई मैं कराऊंगा, लेकिन लड़कियों को अपनी पढ़ाई खुद स्पॉन्सर कर, उनको खुद ही अपना पढ़ाई करना है। तो इस तरीके से हम रहे हैं और काफ़ी फिल्में हैं जो इन सारी चीज़ों को दर्शाती भी हैं। मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से रही है। फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कंप्यूटर्स में नहीं रहना है, मुझे सोशल सेक्टर में जाना है। कुछ कारणों की वजह से ये अवेकनिंग हुई। तो जब मैंने सोशल सेक्टर में शिफ्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जो अंदर का जो मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरा जो पैशन है, वो वुमेन राइट्स की तरफ ज़्यादा है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा है। तो धीरे धीरे फिर ये मेरा फील्ड बन गया, वो अपना एक्सपीरियंस करते करते फील्ड बन गया। ये तो मेरी खुद की स्टोरी थी, मेरी फैमिली की स्टोरी थी। उसके अलावा मैंने देखा है हरियाणा के गांव में, जहाँ से पापा बिलोंग करते हैं, जींद है और जांझ है, तो वहाँ पे मैंने देखा है फैमिली सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाभियाँ सारी घूंघट कर रही हैं और आदमी दारू पी रहे हैं, खुले में बैठे हैं, निकरों में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, और हाथ उठा रहे हैं, बड़ी आम सी बात है, इनको पीटना बिल्कुल आम सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारा इस तरीके का स्ट्रक्चर आप वहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर 10-15 हज़ार कमा के ला रहे हैं, 40-50 हज़ार कमा के ला रहे हैं, तो बस उनका बस यही काम है, हम कमा के दे रहे हैं, हमारा अधिकार है कि तुम पे हाथ उठा सकते हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने देखा है, अपने ख़ानदान में देखा है। और भी बहुत सारे धीरे फैक्टर्स हैं। जब मैं खुद इन चीज़ों को जानने लगी, क्वेश्चन करने लगी, तो मैंने दूसरों की ज़िंदगी एक्सप्लोर करने लगी। सोशल सेक्टर में रहते रहते दूसरे लोग भी अपना शेयर करने लगे। और आज ऐसा टाइम है कि मैं थोड़ा खुल के बोलती हूँ, तो मुझे उन लड़कियों का सपोर्ट मिलता है जो कहीं ना कहीं खुद नहीं बोल पा रही हैं, जो कहीं ना कहीं खुद सिर्फ सहती जा रही है, जो खुद घूंघट करती हैं, लेकिन वो कहती है कि तूने घूंघट के ऊपर बोला, हमें अच्छा लगा। तो बहुत सारी औरतें जब वो सपोर्ट करती है, तो मुझे उससे और हौसला मिलता है कि हाँ, मेरे पीछे और 100 औरतें हैं जिनको इस चीज़ से संतुष्टि और सहारा मिल रहा है मेरे काम करने से। तो ये इस तरीके से मेरी स्टोरी रही है। मैंने कभी पढ़ा नहीं है इस चीज़ को, मैंने शायद ही एक किताब पढ़ी होगी फेमिनिज्म पे, मैंने शायद ही कभी कोई किसी हॉलीवुड मूवी या किसी से सीखा होगा, नहीं, मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, मैंने आसपास की औरतों से सीखा है, मैंने खुद से सीखा है कि फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म कितना ज़रूरी है। फेमिनिज्म का जो ये रॉन्ग नोशन बना हुआ है, इसके पीछे भी कई सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं, बट मेरे लिए फेमिनिज्म बहुत मायने रखता है।